हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के अनुच्छेद के बारे में। तो विभिन्न भाग में भाग 3 और 4 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे विभिन्न भाग के भाग 5 के बारे में और भाग 5 के अनुच्छेद 151 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति तथा अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करना। जब अध्यक्ष का पद खाली हो तब उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति उस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। लोकसभा के बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तब लोकसभा के नियमों द्वारा चुना गया व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो लोकसभा द्वारा चुना गया व्यक्ति उस पद अध्यक्ष के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 96 के अनुसार जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करना। तो लोकसभा के बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तब लोकसभा के नियमों द्वारा चुना गया व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो लोकसभा द्वारा चुना गया व्यक्ति उस पद अध्यक्ष के लिए कार्य करेगा। जब लोकसभा के बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष उपस्थित होने पर भी अध्यक्षता नहीं करेगा। जब उस समय अनुच्छेद 95(2) का प्रावधान ऐसे किसी बैठक के संबंध में लागू होंगे। जब लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब लोकसभा में बोलने, उसके कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी किसी मामले में केवल पहली बार वोट दे सकता है और लेकिन समानता के मामले में कोई वोट नहीं डाल सकता है। अनुच्छेद 97 के अनुसार सभापति तथा उपसभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। राज्यों के सभापति तथा उपसभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जब तक किसी और से ऐसा किया जाता है तब तक ऐसे वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाएंगे। अनुच्छेद 98 के अनुसार संसद का सचिवालय। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय का एक अलग कर्मचारी, परंतु इस खंड में कुछ भी दोनों सदनों के लिए सामान्यतः पदों के निर्माण को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा। संसद कानून द्वारा किसी भी सदन के सचिवीय कर्मचारी नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकेगी। जब तक संसद के द्वारा खंड 2 के प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष जैसा भी मामला हो, परामर्श के बाद भर्ती को विनियमित करने वाला नियम बना सकेंगे। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। अनुच्छेद 100 के अनुसार सदनों में मतदान रिक्तियां तथा गतिपूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यों के लिए नियर्ता। अनुच्छेद 103 के अनुसार सदस्य के नियर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय। अनुच्छेद 104 के अनुसार अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने तथा प्रतिज्ञान करने से पहले या अयोग्य होने पर बैठने पर मतदान करने की दंड। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों तथा
समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 के अनुसार सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 के अनुसार विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 के अनुसार कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा अर्थात पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। चौथा है भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 के अनुसार विधेयकों को अनुमति। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 के अनुसार अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान, श्रेयमत और असाधारण अनुदान। अनुच्छेद 117 के अनुसार वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 118 के अनुसार प्रक्रिया में नियम। अनुच्छेद 119 के अनुसार वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 के अनुसार संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 ही अध्याय 3 में है, जो अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 शुरू होता है। अध्याय 4 में संघ न्यायपालिका का वर्णन है। अध्याय 4 में ही शुरू होता है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 24A में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124B के अनुसार आयोग के कार्य। अनुच्छेद 124C में के अनुसार कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 125 के अनुसार जो अध्याय 4 में संघ न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 125 के अनुसार न्यायाधीशों का वेतन आदि। अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 131 जो अध्याय 4 में वर्णित है संघ न्यायपालिका में, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131A के अनुसार केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 के अनुसार कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133 के अनुसार नागरिक मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 के अनुसार आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134A के अनुसार उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 के अनुसार मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करना। अनुच्छेद 138 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का विस्तार। अनुच्छेद 139 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना। अनुच्छेद 139A के अनुसार
कुछ मामलों का स्थानांतरण अनुच्छेद 140 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की डिग्री और आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश। अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 के अनुसार सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। अनुच्छेद 144 के अनुसार कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 145 के अनुसार न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 के अनुसार व्याख्या में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। इसमें अध्याय 5 शुरू होता है। अध्याय 5 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अध्याय 5 में ही अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 के अनुसार संघ एवं राज्यों के खातों का स्वरूप। अनुच्छेद 151 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट।